हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा ही चैप्टर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्रू द एनसीईआरटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? सबसे पहले फिजिकल, इमोशन, बिहेवियरल एंड सोशल, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल, इन चारों चीज़ों से फिट होता है, ऐसी हेल्थ को वेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करी थी। ठीक, नेक्स्ट उसको अब हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। आपको इस वीडियो में केवल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय 1951 में अचानक बढ़ रही पॉपुलेशन के लिए, उसको रोकने के लिए एक स्लोगन भी दिया था, हम दो हमारे दो। देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हम लोग दो फैक्ट देखेंगे कि इंडिया में पॉपुलेशन क्या थी 1947 के टाइम पर, और अब मई 2000 में इसकी क्या पॉपुलेशन है इंडिया में। देखिए, जो डाटा आपका एनसीईआरटी में देके रखा हुआ है वो 2000 तक का देके रखा हुआ है, और एनसीईआरटी के बिहाफ पर ही नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग उसी बिहाफ पर बात करेंगे। इंडिया में 1947 के टाइम पर जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी, जबकि मई 2000 में हम लोगों ने देखा कि अबाउट ये कितने क्रॉस कर गई है, 1 बिलियन ये क्रॉस कर चुकी है। अगर हम देखें तो इंडिया में हर 6th पर्सन, मतलब कि अगर हम देखें, अगर पूरे वर्ल्ड में हर 6ठे पर्सन को देखें तो वो कौन होता है? इंडियन होता है। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करते हैं ऑन किस बिहाफ पर, 2001 बिहाफ पर जो हमारी ग्रोथ रेट देखी गई थी 2001 में, यहाँ पर वो बात हो रही है कि जो हर 10 साल में क्या होता है कि जनसंख्या देखी जाती है कि कितनी जनसंख्या है। उस बिहाफ पर देखा गया था कि हर साल लगभग 1.7% इंसान जो है इंडिया में पैदा होता है। मींस एक साल में अगर हम देखें 1000 इंसान है तो उसमें से 17 नए बच्चे पैदा होते हैं। पॉपुलेशन, और ये भी बोला गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 33 साल में आज की डबल हो जाएगी, नेक्स्ट 33 साल में। अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखते हैं तो वर्ल्ड में अगर पॉपुलेशन देखें तो 1900 पर कितनी बिलियन थी? 2 बिलियन थी, और 2000 पर ये कितनी बिलियन हो गई है? 6 बिलियन हो गई है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि आज वर्ल्ड में हर छठा इंसान जो है वो कैसा है? इंडियन है। इंडियन गवर्नमेंट ने मैरिजेबल एज की अगर हम बात करें तो मैरिजेबल एज जो एनसीईआरटी में दे के रखी हुई है वो फीमेल की 18 दे के रखी हुई है और मेल की 21 दे के रखी हुई है। लेकिन अगर हम देखें इंडियन गवर्नमेंट ने इस टाइम 18 की जगह 21 दोनों की ही कर दी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है अमीनो सेंटेसिस। अमीनो सेंटेसिस क्या होता है? अमीनो सेंटेसिस का मतलब होता है कि जो फीटल सेक्स है, मींस माँ के गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है उसके सेक्स को डिटरमाइन करना ही अमीनो सेंटेसिस कहलाती है। लेकिन ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। अगर हम देखें तो केवल और केवल फीटल सेक्स ही नहीं, ये भी देखा जाता है कि फीटल को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। अगर वास्तविकता की बात करें तो अमीनो सिंथेसिस का यूज़ इसीलिए किया गया था कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जो जन्म से पहले ठीक की जा सकती है तो उसको ठीक किया जा सके, इसीलिए इसका यूज़ हुआ था। लेकिन लोगों ने इसको मिसयूज़ किया और अब केवल और केवल ये डिटरमाइन करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता था फीटल सेक्स को। अगर हम इसमें एक वर्ड होता है फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड का मतलब होता है कि एब्जॉर्शन कराना, एबॉर्शन करवाना। एबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि जब एक इंसान ये पा लेता है कि जो चाइल्ड है ये वो क्या है? फीमेल है, तो वो उस चाइल्ड के या फीटस को क्या कर देता है? वहाँ से यूट्रस से निकलवा देता है, या यूट्रस को वहीं पर क्या कर देता है? किल कर देता है। यूट्रस में ही उस बच्चे को किल कर देता है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि अमीनो सिंथेसिस का हम लोग क्या करने लगे? मिसयूज़ करने लगे। अब ये कैसे पहचाना जाता है? यहाँ पर ये देखा जाता है जो अमीनो सिंथेसिस है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है उस समय वो फीटल कंडीशन या एम्ब्रियो कंडीशन में होता है, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वहाँ पर 3 जर्मिनल लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसी में एक
फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। उसी एमनियोटिक फ्लूइड में ही क्या देखा जाता है कि क्रोमोसोमल पैटर्न कैसा है। और जैसा कि आपको पता है ह्यूमन के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो अगर फीमेल में एक्स वाई है, सॉरी मेल में एक्स वाई है तो वो मेल है, और अगर एक्स एक्स है तो वो फीमेल है। उसी बिहाफ पर ये बताया जा सकता था कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है एक ऐसी दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ही वो ऐसी पिल्स जो प्रेगनेंसी को ब्रेकडाउन या चेक करने का काम करती हैं। कुछ पॉइंट्स देके रखे हुए हैं एनसीईआरटी में। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, यूजुअली फ्रेंडली होने चाहिए, मींस बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचाए, अवेलेबल ईजिली मार्केट में ईजिली अवेलेबल होने चाहिए, इफेक्टिव ब्रीडली इफेक्ट करें, मतलब कि जल्दी से ही इफेक्ट करने चाहिए, रिवर्सिबल, उनका कोई भी मतलब बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा ना हो कि वो आगे की जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है या रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको रोक दें, ज़ीरो एंड लीस्ट साइड इफ़ेक्ट। अगर उसके साइड इफ़ेक्ट होते भी हैं, पहली बात तो ना ही हो, और अगर होते भी हैं तो उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके, या फिर उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट वो भी कम हो। पिल्स और आईयूडी, ये जो दोनों ही चीज़ें पड़ी हैं, इनका यूज़ 72 हॉवर्स के अंदर ही किया जाता है। अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी की है तो आप 74 फीमेल और 72 हॉवर्स में इसको लेती हैं ताकि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव किया जा सके, मींस इस फर्टिलाइजेशन को रोका जा सके या अवॉइड की जा सके प्रेगनेंसी। ये दो केस में हम लोगों को देखने को मिलती है, एक तो रेप केस में या फिर प्रोटेक्टेड सेक्स में हमको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के द्वारा हम लोग इस प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। कौन कौन से ये मेथड्स होते हैं? एक तो हमारा टर्मिनल होता है। सबसे पहले ये सर्जिकल मेथड कैसे होते हैं? टर्मिनल मेथड होते हैं, इरिवर्सिबल मेथड होते हैं। मतलब टर्मिनल का है जब सारे ही मेथड्स यूज़ की जा चुके हों और लास्ट एक मेथड हो, तो ये हमारा सर्जिकल मेथड ही होता है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में रोकने का काम करता है, जिसको एक गवर्नमेंट द्वारा किया जा चुका है। ये इरिवर्सिबल होता है, मीन्स इसको अगर ये सर्जिकल मेथड हो चुका है उसके बाद ये दोबारा वापस वैसी ही चीज़ें नहीं कर सकता है, मींस वहाँ से स्पर्म का नहीं निकल पाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मींस मेल और फीमेल दोनों ही कैसे हो जाएंगे, अब स्टाइल कंडीशन में आ जाएंगे। सर्जिकल मेथड दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है वेसिकोटोमी और दूसरा होता है ट्यूबिकोटोमी। देखिए वेसिकोटोमी, इसके मतलब कि वेस्ट हमने देखा था वास्ट डिफरेंस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास्ट डिफरेंस होता है। वास्ट डिफरेंस एक ट्यूब की फॉर्म में होता है। मेल के अंदर अगर वास्ट डिफरेंस को ही कट किया जा सके और वहीं पर उसको टाइट किया जा सके तो स्पर्म वास्ट डिफरेंस तक आएगा, लेकिन उसके आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ये प्रोसेस कहलाती है वेसिकोटोमी। नेक्स्ट होती है ट्यूबिकोटोमी। ट्यूबिकोटोमी फीमेल में होती है। आपने देखा था फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट का फर्स्ट पार्ट होता है। जब फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब को ही कट किया जा सकता है और कट करके वहीं पर टाइट किया जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी ट्यूबिकोटोमी कहलाती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मेडिकली इन चीज़ों को बारे में अगर हम देखें तो 40 से 50 मिलियन ऑफ अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज़ के कंडीशंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक साल में, हर एक साल में हम लोगों को इतने केसेस देखने को मिलते हैं, जिनमें जो कि टोटल प्रेगनेंसी के कितने केसेस हैं, 1/5 केसेस हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये लीगल हो चुका है। और कब से लीगल हो गया था? 1971 में। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिस कारण से इसको लीगली किया गया था। सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर फर्स्ट 12 वीक्स में अगर ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर इनको शॉर्ट में बोलते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या फिर इसको बोलते हैं वनरेबल डिजीज़, या फिर इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक, देखिए ध्यान से, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इसमें शॉर्टकट्स या शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी जाती हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, जिनका एक ही मीनिंग है और बस एक वर्ड के द्वारा ये एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। सबसे पहले देखते हैं ये
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये जितनी भी होती हैं ये नॉन क्यूरेबल होती हैं। नॉन क्यूरेबल का मतलब क्या होता है, ये ठीक नहीं की जा सकती हैं। अगर एक बार किसी को ये हो जाती हैं तो आप इनको रोक सकते हैं, इनकी ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं ख़त्म होती हैं। अगर आप शुरुआती स्टेज में देख लेंगे तो हो सकता मे बी इनको रोका जा सके, लेकिन ये अगर आगे स्टेज में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं तो इनको नहीं रोका जा सकता है। अब कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं? पहली हमारी हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस या एड्स। ये हमारी तीनों एनसीईआरटी में देखे रखी हुई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। अगर हम देखें तो इसमें अर्ली सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं, फीमेल के अंदर अगर अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो कुछ इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, सर्विक्स के थ्रू फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, उस रीजन में स्लाइट हल्का सा पेन होता है या स्वेलिंग आती है। ये सारे कैसे होते हैं, अर्ली सिम्टम्स होते हैं अगर आपको ये पता हो कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से फीमेल ग्रसित है। फीमेल के अंदर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि फीमेल जो होती है एसिम्प्टोमेटिक होती है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है नो सीन ऑफ सिम्टम्स, मीन्स यहाँ पर फीमेल के अंदर कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं भी दिखाई पड़ते हैं। अगर फीमेल इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर फीमेल में देखा गया है कि अगर वो उसको सही से ट्रीट ना किया जा सके या वो इनका ट्रीटमेंट रेगुलरली नहीं ले रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन मतलब है कि वहाँ पर कई तरीके की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एलर्जी वगैरह देखने को मिलेगी। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो एबॉर्शन, उसका अचानक एबॉर्शन भी हो जाएगा, या हो सकता है कि एबॉर्शन ना हो और स्टिल अगर वो 4th या 5th मंथ में हो और वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से पीड़ित हो गई हो तो उसी टाइम बच्चे का क्या होगा, जन्म होगा और वो बच्चा कैसा होगा कि मरा हुआ होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि 9 मंथ अगर बच्चे के कंप्लीट हो गए लेकिन नॉर्मल बच्चे का जन्म यूट्रस रीजन में होता है। कहाँ पर होता है, फीमेल के यूट्रस में होता है, लेकिन इस कंडीशन में हमको इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमको देखने को मिलता है जो बच्चे का जो जन्म है या बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में, जिस कंडीशन में डॉक्टर बोलता है कि माँ या बच्चे में से दोनों में से एक को ही बचाया जा सकता है, ये वही केस होता है। नेक्स्ट देखते हैं इनफर्टिलिटी। फीमेल या मेल अगर दोनों में से कोई भी STD से पीड़ित है तो वो इनफर्टाइल मतलब कि इनफर्टाइल हो जाएगा, मतलब उसकी फर्टिलिटी लूज़ हो जाएगी या वो इनफर्टिलिटी कंडीशन में आ जाएगा या फिर उसको क्या हो जाएगा, गोनेडियल कैंसर हो जाएगा। ठीक, इनसे बचने के लिए या ऐसी कंडीशन अगर किसी फीमेल में है और उस कंडीशन में हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मेल या फीमेल में से कोई कैपेबल नहीं है बच्चे को जन्म देने की या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, तो वहाँ पर इन मेथड्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट मेथड है हमारा IVF। IVF मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जैसे नॉर्मल एम्ब्रियो का जो ट्रांसफ़र है, मतलब कि टेस्ट ट्यूब है, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब भी सुना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवा दोनों का फ्यूज़न कराया जाता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हुए हैं IUT और ZIFT। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर आपको कई सारी फुल फॉर्म्स देखने को मिलेंगी जो एक दूसरे से रिलेट करेंगे, बस उनका वर्ड का मतलब आपने समझ लिया तो आप उस पूरे क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी में बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब में कौन सी कंडीशन है, एम्ब्रियो की कंडीशन है, मींस फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद हमने देखा क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होने पर हमने देखा फर्स्ट क्लीवेज हो गया, 2 सेल बनी जाइगोट में, 3 सेल बनी और 4 सेल। जैसे फर्स्ट क्लीवेज हुआ तो 2 सेल, सेकंड क्लीवेज हुआ 4 सेल, थर्ड क्लीवेज हुआ तो 8 सेल। जैसे ही 8 सेल बनी, इन 8 सेल के ब्लास्टोमेयर को अगर हम लोग इम्प्लांट करें, अगर हम लोग क्या करें, इम्प्लांट करें, कहाँ इम्प्लांट करें, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करें, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है ZIFT। क्यों? अच्छा, अब आप लोग ये कहेंगे कि अभी फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर एक बीमारी थी और यहाँ पर ही यहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। देखिए, आपको ध्यान होना चाहिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है इसमें यहाँ पर एम्पुलर रीजन पर
फर्टिलाइजेशन हुआ एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर, यहाँ से ये डिवाइड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही 8th स्टेज होती है तो ये फैलोपियन ट्यूब वाले ही रीजन में होता है, इसीलिए यहीं पर ट्रांसफ़र किया जाता है। जब 16th होती है तब ये हमारा यूट्रस वाले रीजन पर आता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ अलग है और ये वाली चीज़ अलग है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ज़िफ्ट, मीन्स जाइगोट का इंट्रा मतलब अंदर ट्रांसफ़र कहाँ पर, फैलोपियन रीजन में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ज़िफ्ट बोलते हैं। अगर 8th ब्लास्टोमेयर कंडीशन से ज़्यादा बढ़ गई है, 16 हो गई है, 32 हो गई है स्टेज, या 3rd क्लीवेज के बाद की बात है, तो हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में, क्योंकि अब तो यहाँ पर नहीं होगा, अब तो यहाँ पर पहुँच चुका होगा जाइगोट नॉर्मल कंडीशन में, तो सेम उसी नॉर्मल कंडीशन में हम लोग इसको यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। ये टेक्निक हमारी क्या कहलाती है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहलाती, IUT। दोनों ही केस इन विट्रो के हैं, IVF के हैं, और दोनों ही केस में एक को ज़िफ्ट बोलते हैं, एक को IUT बोलते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन हमने क्या बात करी थी, इन विट्रो मीन्स ऐसा फर्टिलाइजेशन जो लैब में होता है उसको इन विट्रो बोलते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन है हमारा नेचुरल कंडीशन में, मीन्स इन विवो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन इज डन इन अनदर फीमेल आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्म, मीन्स फर्टिलाइजेशन किसी दूसरी फीमेल में हो रहा है फर्टिलाइजेशन, और उसको एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वापस किसमें, फीमेल में, मीन्स एक ऐसी फीमेल जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसके वजह से उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम किसी और फीमेल के अंदर क्या करेंगे, स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराकर ओवम जाइगोट कंडीशन ले लेंगे, और जाइगोट कंडीशन लेने के बाद में एम्ब्रियो जैसे ही बनेगा उसको वापस उस फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे जिसके अंदर चाइल्ड का बर्थ होना है, और उसको ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्स्ट होता है हमारा गिफ्ट, GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। देखिए अब फीमेल, एक फीमेल है, नॉट प्रोड्यूस ओवम, वो क्या नहीं बना पा रही है, ओवम, उसकी ओवरी ने क्या नहीं प्रोड्यूस कर पाया, ओवम नहीं कर पाया, तो हमने क्या किया, किसी और फीमेल से क्या ले लिया, ओवम को ले लिया, और ओवम को लेने के बाद में हम लोगों ने इसी फीमेल के अंदर जिसके अंदर बच्चा होना है, जैसे मान लीजिए एक कपल है A और B, A एक फीमेल है, ये क्या कर रही है, ओवम को नहीं बना पा रही है, तो हमने एक 3rd फीमेल से ओवम को लिया और इस A के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, और A के किस रीजन में ट्रांसफ़र किया, फैलोपियन ट्यूब में। ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, गिफ्ट कहलाती है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मीन्स अगर स्पर्म डायरेक्ट इंसर्ट या डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस पर ओवम को लैब के अंदर लेते हैं और स्पर्म को इंजेक्शन के द्वारा एग के न्यूक्लियस के पास इसको क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ICSI कहलाती है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI। ये मेल के केस में देखने को मिलती है, जो मेल्स में क्या होता है, स्पर्म काउंट कम होता है या मेल इंसेमिनेट नहीं कर पाते हैं फीमेल के अंदर। इस कंडीशन में क्या होता है कि स्पर्म को किसी हस्बैंड या किसी भी डोनर से उस फीमेल के जैसे A और B कंडीशन, यहाँ पर भी अगर हम देखें A मेल है और B फीमेल है, A के अंदर अगर स्पर्म काउंट कम है या A इंसेमिनेट सही से नहीं कर पा रहा है B के अंदर, तो हम क्या करते हैं, इसके स्पर्म को, या फिर अगर स्पर्म काउंट इसका लो है तो किसी और के स्पर्म को इंजेक्शन के अंदर लेते हैं, और इंजेक्शन के अंदर लेने के बाद में किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, B के वेजाइना में या यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इस तरीके के ट्रांसफ़र को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI इसको बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। वेस्ट मेथड अगर हम देखें तो लास्ट में NCERT में बोला भी गया है कि इन सब मेथड से बढ़िया है आप किसी भी एक गरीब चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्क के बारे में देखा था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में अगर हम देखें तो कुछ मेथड्स बताए गए हैं। इनमें पहला मेथड हमारा है नेचुरल मेथड, मींस नेचुरली किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, मींस प्रेगनेंसी को किस तरीके से रोका जा सकता है। अगर नेचुरल मेथड नहीं है तो हमारे और भी मेथड्स हैं जिनको बोलते हैं बैरियर मेथड्स, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल मेथड्स। पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल मेथड्स की। चांसेस ऑफ फेलियर हाई,
पहले ही इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, नेचुरल मेथड्स जो होते हैं उनके फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेचुरल मेथड्स अगर हम देखते हैं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। इन 3 टाइप्स में फर्स्ट टाइप हमारा है पीरियोडिक एब्सटिनेंसेस। ठीक है, एब्सटिनेंस, पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, मींस एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम क्या हो सेक्सुअल एक्टिविटी को ना किया जा सके। मींस अबाउट जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसके 10th से लेकर 17 डे के बीच में हम लोग देखते हैं जो 14th डे होता है उस टाइम ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के टाइम पर अगर ओवम आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में तो, और इधर से स्पर्म अगर पहुंचता है सर्विक्स या वेजाने के थ्रू, तो फर्टिलाइजेशन 110% पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अगर इस टाइम पीरियड में ये सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं की जा सके, नो क्वाइटियस टाइम पीरियड हो ये, तो उसमें जो फर्टिलिटी है या फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है उसको क्या किया जा सकेगा, नहीं हो पाएगी, और जिससे जो है प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल द पेनिस बिफोर द इजैकुलेशंस। मींस पेनिस द्वारा सीमेन को निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। अगर उस टाइम पीरियड पर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अगर विड्रॉल किया जा सके, इजैकुलेशन के टाइम पर इसको रोका जा सके, तो भी क्या हो सके, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, क्वाइटस इंटरप्टस। नेक्स्ट है हमारी लैक्टेशन एमेरोइया। लैक्टेशन एमेरोइया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जब बताया गया होगा तो उसमें ये बताया गया होता है कि जब प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है, मीन्स 9 मंथ का जो बच्चा होता है वो जब बर्थ के बाद बाहर आता है, तो उस टाइम पीरियड से लेकर 6 मंथ तक किसी फीमेल में ये देखा जाता है कि पीरियड्स नहीं होते हैं। अगर उस पीरियड पर अगर नहीं किया जाता है, या 6 मंथ का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पर भी क्या प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड में फर्स्ट है हमारा कंडम्स। ये किसके बने हुए होते हैं, रबर या लेटेक्स के बने हुए होते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। कैसे होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, मीन्स इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बट ये कैसे होते हैं, नॉन रीयूजेबल भी होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं किससे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी ये प्रोटेक्ट करते हैं, जिसका एग्जांपल ये आपका दे के रखा हुआ है। नेक्स्ट आप देखते हैं डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स। ये तीनों ही जो हैं ये एक बैरियर मेथड्स के ही टाइप हैं जो फीमेल में केवल और केवल देखने को मिलते हैं। ये फीमेल के लिए यूजेबल होते हैं। ये फीमेल के लिए यूजेबल कैसे होते हैं, ये सर्विक्स को कवर करते हैं, बट इनको क्या किया जा सकता है, रीयूजेबल भी किया जा सकता है, बट इनको नहीं रीयूजेबल किया जा सकता है। यूज्ड अलॉन्ग विद स्पर्मिसाइडल क्रीम, लेकिन इनको यूज़ करने के लिए हम लोगों को स्पर्मिसाइडल क्रीम का या फिर जेली का या फिर फोम का यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है ये स्पर्मिसाइडल का मतलब क्या होता है। एक ऐसी क्रीम होती है जो आए हुए स्पर्म को क्या कर देती है, किल कर देती है। आए हुए स्पर्म को क्या करती है, किल करने का काम करती है। ऐसी क्रीम को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिसाइडल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं IUD। देखिए फुल फॉर्म इस चैप्टर में आपको कई सारी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेंगी, और सारी फुल फॉर्म से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा उलझता है, तो आपको इन फुल फॉर्म से ही इनका मतलब निकालना होता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जिसको पहली बात तो ये IUD जितनी भी आप पढ़ेंगे ये कभी भी सेल्फ नहीं यूज़ की जाती है। इनको हमेशा किसके एक्सपर्ट या फिर एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर नर्सेज जो होती हैं फीमेल के यूट्रस में इनको क्या करती हैं, फिट करने का काम करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं IUD का मतलब क्या होता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होती है इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। देखिए स्पर्म एक सेल होती है, और इस स्पर्म सेल को डिस्ट्रॉय करने का जो काम करती हैं यही इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस करती हैं। ये अगर हम देखें इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में एक एग्जांपल ले लिया, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कॉपर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को कम कर देता है। मींस स्पर्म जिस हिसाब से मूव करते हैं सर्विक्स से आगे की तरफ, वेजाइना से आगे सर्विक्स पहुंचेंगे, सर्विक्स से यूट्रस, तो इनकी मोटिलिटी को ही कम कर देगी। अगर ये मूव ही नहीं कर पाएंगे तो ये रिप्रोडक्टिव रीजन या फर्टिलाइजेशन पोर्शन तक पहुंचेंगे ही नहीं, या फिर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी क्या कर देना, लो डाउन कर देना।
मीन्स फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को स्पर्म की ख़त्म कर देगी। आप इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ अगर ये काम कर रही है तो स्पर्म अपने आप ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को नहीं कर पाएगा, जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करेगा, जो प्रेगनेंसी को क्या कर देगा, प्रेगनेंसी को चेक कर देगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आईओडी जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का मतलब है कि इनको मेडिकेशन द्वारा नहीं लिया जाता, इनको बोलते हैं लिवर लूप। दूसरे होते हैं ऐसे आईओडी जो कॉपर रिलीज़ करते हैं। कॉपर रिलीज़ करते हैं मीन्स इनमें एक होता है CUT, एक होता है CU7 और एक होता है मल्टीलोड 375। ये तीनों ही होते हैं जो कॉपर रिलीज़ करते हैं, और कॉपर रिलीज़ का एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाया जा सकता है। इनके द्वारा रिलीज़ किया गया कॉपर क्या वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग जो में हम देखते हैं एक दवा होती है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, और नेक्स्ट होती है हमारी LNG-20। ये इन दोनों का अगर हम वर्क देखें तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है, ये क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगी, और ये भी सेम वही हार्मोन निकालती है। दोनों वर्क क्या करेंगी, दोनों इम्प्लांटेशन को ही रोक देंगी। मीन्स जब ओवम आएगा या जाइगोट आएगा फ्यूज होकर, तो वो क्या करेगा, इम्प्लांट ही नहीं होने देगा यूट्रस में। और अगर यूट्रस में कोई ओवम इम्प्लांट ही नहीं होगा या जाइगोट इम्प्लांट ही नहीं होगा तो क्या वहाँ पर फीटस डेवलप करेगा, तो फीटस ही नहीं डेवलप करेगा। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो जाइगोट जो है वो शेड होकर कहाँ निकल आएगा, बाहर की तरफ निकल आएगा। उसके बाद देखते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिल्स। पिल्स में मोस्टली जो होता है वो हम लोग पिल्स में देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का यूज़ होता है या फिर प्रोजेस्टेरोन के साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन। ऐसी पिल्स होती हैं जो जिनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या तो रिलीज़ होता है या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों ही रिलीज़ होते हैं, जो प्रेगनेंसी को चेक करने का काम करते हैं। पिल्स जो होती हैं वो किसके द्वारा ली जाती हैं, फीमेल्स के द्वारा दी जाती हैं, और इनको लगातार 21 डे तक डेली लेना पड़ता है। ठीक है, अब ये 21 डेज डेली लेने का टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है, एट द फर्स्ट 5th डे और 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डे से ये स्टार्ट होती हैं, जो क्या करती हैं, ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को रोक देती हैं। ओवुलेशन मीन्स ओवम ही नहीं निकलेगा, नो फर्टिलाइजेशन। अगर ओवम निकला, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट यूट्रस से इम्प्लांट नहीं होगा तो भी फीटस डेवलप नहीं करेगा या प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट ये क्या करता है, चेंज द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। उसके बाद में ये एक और काम भी करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी चेंज कर देते हैं। सर्वाइकल म्यूकस का मतलब क्या होता है, वो म्यूकस जो सर्विक्स के रीजन के द्वारा निकलता है, जो स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है। लेकिन अगर ये उसकी क्वालिटी में ही चेंज कर देंगे तो स्पर्म को वहीं पर क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो एंट्री ऑफ स्पर्म को क्या किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। एक पिल्स का यहाँ पर नाम दे के रखा हुआ है सहेली। ये एक कैसी होती है, नॉन स्टीरॉयडल। ये नॉन स्टीरॉयडल मतलब कि स्टीरॉयड्स की नहीं बनी हुई होती है। इनको 1 वीक तक लेना पड़ता है, 1 वीक में लेना पड़ता है। और ये पिल जो है वो किस कंपनी, किस इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाया गया, CTRI, जो भी हमारे लखनऊ में है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो इम्प्लांट्स करी जाती हैं जिनको स्किन के अंदर, फीमेल के अंदर, ये भी किसकी बनी होती है, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कम्बिनेशन होती हैं। इनको इंजेक्ट किया जाता है या फिर इम्प्लांट किया जाता है, किसके अंडर, स्किन किया जाता है। लॉन्गर इफ होती हैं, इफेक्टिव होती हैं देन पिल्स। पिल्स के कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं लेकिन इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं।